चलिए आज इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये कहानी है करीब 175 सालों की, एक ऐसे कानूनी और राजनीतिक दांवपेच की जिसने आखिर में उस देश की शक्ल तय की जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 175 साल के ब्रिटिश कानूनों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाया कैसे? मतलब सोचिए, एक औपनिवेशिक शक्ति, और उसने अनजाने में ही सही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रख दी। है ना कमाल की बात? तो चलिए आज इसी जटिल कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो हम इस पूरे सफर को कुछ इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले कंपनी पर कंट्रोल की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि चार्टर एक्ट्स ने कैसे पकड़ मजबूत की। इसके बाद आएगा क्राउन का शासन, फिर कैसे भारतीयों को धीरे धीरे प्रतिनिधित्व मिला, और आखिर में हम उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिसने देश को आज़ादी और बंटवारे तक पहुंचाया। अब देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत किसी सरकार या राजा महाराजा से नहीं होती, बल्कि बड़ी अजीब बात है, ये शुरू होती है एक कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो देखते ही देखते पूरा साम्राज्य बन गई। तो इस पूरे दौर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग दौर। पहला था कंपनी का राज, जब लगाम व्यापारियों के हाथ में थी, और दूसरा जब ब्रिटिश क्राउन ने सीधे हुकूमत संभाली। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने भारत पर शासन करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये असल में ब्रिटिश पार्लियामेंट की पहली बड़ी कोशिश थी लगाम कसने की। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत ज्यादा ताकतवर, मतलब एक तरह से बेकाबू हो चुकी थी। तो ये कानून उसे कंट्रोल करने और भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की, कह सकते हैं, पहली ईंट रखने जैसा था। अच्छा, तो जो पहला एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो क्या हुआ? करीब एक दशक बाद ही एक नया सिस्टम लाया गया, और इसने क्या किया? इसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कामों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। मतलब शक्तियों का बंटवारा कर दिया, ताकि सारा कंट्रोल किसी एक के हाथ में न रहे। और यहां पर यह बंटवारा बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ था नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सारे पॉलिटिकल, मिलिट्री और सरकारी मामले देखता था। दूसरी तरफ कंपनी का पुराना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो अब सिर्फ व्यापारिक मामले संभाल रहा था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आया। पहली बार कंपनी के इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। मतलब अब वो सिर्फ व्यापार का मुखौटा नहीं रह गया था। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब दौर आता है चार्टर एक्ट्स का। ये एक के बाद एक आए ऐसे कानून थे जिन्होंने धीरे धीरे लेकिन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से भारत पर लंदन की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट, और ये एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। इस एक्ट ने कंपनी को एक व्यापारी से बदलकर पूरी तरह एक शासक बना दिया। उसके सारे कमर्शियल काम खत्म। चीन के साथ चाय का जो उसका एकाधिकार था वो भी गया। अब वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, मतलब एक प्रशासनिक अंग। इस एक्ट ने सेंट्रलाइजेशन को, मतलब केंद्रीकरण को, एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और सारी सिविल और मिलिट्री ताकतें उसी के हाथ में आ गईं। और एक और दिलचस्प बात, इसी एक्ट ने पहली बार सिविल सर्विसेज में भारतीयों को शामिल करने की कोशिश की थी। हाँ, ये कोशिश उस वक्त तो नाकाम रही, पर इसने आगे के लिए एक रास्ता जरूर बना दिया। और फिर आता है साल 1857, एक ऐसा ऐतिहासिक विद्रोह जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला के रख दिया। इसके बाद लंदन में बैठी सरकार को एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि अब कंपनी का राज नहीं चल सकता। अब वक्त था एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव का, और यह बदलाव था कंपनी राज का खात्मा। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सारी की सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दी। कंपनी खत्म, उसकी सेना, उसके इलाके, उसकी सारी ताकत, सब कुछ अब सीधे महारानी के हाथ में था। अब भारत पर सीधा शासन होना था। तो अब पूरा सिस्टम बदल गया। वो जो पुराना डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था उसे खत्म कर दिया गया। उसकी जगह लंदन में एक नया कैबिनेट पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और भारत में गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर हो गया वाइसरॉय, जो क्राउन का सीधा नुमाइंदा था। और पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। यहीं से एक ज्यादा सीधे और सेंट्रलाइज्ड शासन की शुरुआत हुई। अच्छा, तो अब जब क्राउन का सीधा राज स्थापित हो गया तो अगले दौर की शुरुआत हुई। इस दौर में बहुत धीरे धीरे और बड़ी सावधानी के साथ भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के पहले कदम उठाए गए। और इसी दिशा में एक कदम था 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार।
लेकिन इसने एक ऐसी चीज पेश की जो बहुत ज्यादा विवादास्पद साबित हुई और जिसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। ये था कम्युनल इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। मतलब अब धर्म के आधार पर वोटर और उम्मीदवार तय होने थे। और इसीलिए उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इस सिस्टम को लागू किया था। एक ऐसा सिस्टम जिसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को कानूनी तौर पर स्थापित कर दिया। कह सकते हैं कि यहीं पर वो बीज बोए गए जिसकी कड़वी फसल दशकों बाद देश के बंटवारे के रूप में सामने आई। चलिए, अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां स्वर शासन की तरफ बड़े कदम उठाए गए। हम बात करेंगे उन दो बड़े और ऐतिहासिक एक्ट्स की जिन्होंने एक तरह से आने वाले संविधान के लिए आखिरी ब्लूप्रिंट का काम किया। तो पहले आया 1919 का एक्ट। इसने प्रांतों में डायरकी नाम का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम शुरू किया। अब ये डायरकी क्या थी, इसे आसान भाषा में समझें तो कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि शिक्षा भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन जो असली पावर वाले सब्जेक्ट्स थे जैसे फाइनेंस, पुलिस, वो अभी भी गवर्नर और उसके काउंसिल के पास ही थे। पर हाँ, इस एक्ट ने पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन और 2 सदनों वाली विधायिका की शुरुआत भी की, भले ही वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। और फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था, ये एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। आप अंदाजा लगाइए, इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। ये खुद ही बताता है कि काम कितना मुश्किल था, एक इतने बड़े और विविध देश के लिए एक पूरा फेडरल स्ट्रक्चर तैयार करना। देखिए, इस एक्ट की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने प्रांतों में वो डायरकी वाला सिस्टम खत्म कर दिया और उन्हें काफी ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता दी। और इसने शक्तियों का जो 3 सूत्रीय बंटवारा किया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट, वही ढांचा आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। असल में हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे इसी 1935 के एक्ट से लिया गया है। इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट की भी नींव रखी। और अब हम इस 1775 साल लंबे सफर के बिल्कुल आखिर में आ पहुंचे हैं, वो मोड़ जहां ब्रिटिश शासन का अंत होता है। 15 अगस्त 1947 भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित कर दिया गया। ये हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए। ये वो आखिरी कानूनी दस्तावेज था जिसने ब्रिटिश भारत को 2 नए देशों में बांटने की योजना को अमल में लाया, भारत और पाकिस्तान। इस एक्ट ने असल में सत्ता की सारी चाबियां सौंप दी। वाइसरॉय का पद खत्म कर दिया गया। दोनों नए देशों की संविधान सभाओं को ये पूरी ताकत दी गई कि वो जैसा चाहें अपना संविधान बना सकते हैं। रियासतों को भी आज़ादी दी गई कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहें। मतलब ब्रिटिश कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि 1947 में ये 1775 साल का कानूनी सफर तो खत्म हो गया, लेकिन क्या इसकी नींव आज भी मौजूद है? बिल्कुल है। आज की हमारी पार्लियामेंट्री प्रक्रिया से लेकर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यहां तक कि हमारे सिविल सर्विसेज का ढांचा, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इसी लंबे सफर में हैं। तो ये सफर 1947 में खत्म जरूर हुआ, लेकिन इसकी छोड़ी हुई विरासत आज भी भारत के पूरे सिस्टम को आकार दे रही है।